जैन समुदाय का पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल समेत शिखर जी अब पर्यटन क्षेत्र नहीं होगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को 3 साल पहले जारी किए गए अपने आदेश को वापस ले ही लिया। पर्यटन मंत्रालय ने इसे लेकर 2 पेज की बकायदा एक चिट्ठी भी जारी की। 2 पेज की चिट्ठी, जो कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर भी होगी। वो चिट्ठी, इस चिट्ठी का जिक्र हम कर रहे हैं जो आप देख रहे हैं। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि शिखर जी जैनियों का पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल। वो तीर्थ स्थल ही रहेगा, पर्यटन स्थल नहीं होगा। जैन समुदाय से जुड़े लोग समेत शिखर जी के कण कण को पवित्र मानते हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित श्री समेत शिखर जी एक पवित्र स्थल है। यह जगह लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र है। बड़ी संख्या में हिंदू भी यहां आते हैं। सिर्फ मसला जैन समुदाय तक सीमित नहीं है, उनके लिए तो सब कुछ यही है। हिंदू भी वहां आते हैं। जैन समुदाय के लोग समेत शिखर जी के दर्शन करते हैं। 27 किलोमीटर का यह क्षेत्र है, 27 किलोमीटर का। अगर जैन धार्मिक मान्यता का इसका महत्व आप समझना चाहते हैं तो बस इतना जानिए कि यहां 24 में से 20 जैन भिक्षुओं में से ऐसे थे, 24 में से 20 जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। सोचिए इसका महत्व कितना बड़ा होगा। जैन समुदाय के इस पवित्र धार्मिक स्थल को फरवरी 2019 में झारखंड की तत्कालीन भाजपा सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित किया था और आज 3 साल के बाद यह फैसला वापस लिया गया। इस जनाक्रोश के बीच, और जैन समुदाय कभी उग्र नहीं होता, अपने प्राण तक त्याग दिए महापुरुषों ने, तो देर क्यों? जब फैसला लेना ही था तो फिर देर क्यों? और यह फैसला लिया ही क्यों गया? क्या कभी आपने सोचा, हमने सोचा, या ये सरकारें सोचती हैं? सिर्फ एक प्रश्न कि हमारी सरकारें, चाहे वो राज्य हो या फिर केंद्र हो, पर्यटन स्थल सैकड़ों बना सकती हैं, सैकड़ों पर्यटन स्थल बन सकते हैं, मगर एक भी पवित्र तीर्थ स्थल कोई सरकार नहीं बनाती, ना बना सकती है। पवित्र स्थल, पवित्र तीर्थ स्थल सिर्फ एक ही होता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे। आज इस गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इंडिया वॉइस लगातार इस मुद्दे के साथ, जैन समाज के साथ, इस पूरे प्रकरण को लेकर हमेशा खड़ा रहा और आज ये आदेश जारी हुआ। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। 15 दिन का मौका दे दीजिए। 15 दिन में आपको सारा नोटिफिकेशन लेके आपके तो आखिरकार जैन समाज के आक्रोश के आगे सरकार को झुकना ही पड़ा। यह आदेश जारी होते ही साफ हो गया कि समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने के फैसले को लेकर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया, ये शिखर जी पर्यटन नहीं तीर्थ स्थल ही रहेगा। बकायदा उस फैसले पर रोक लगा दी गई जिसमें उसे पर्यटन स्थल बनाने का जिक्र किया गया था। दरअसल देश की आबादी में 0.4% की हिस्सेदारी रखने वाला जैन समाज इस बात को लेकर बेहद नाराज था और हफ्तों से सड़कों पर भी था और अनशन कर रहा था। मतलब साफ है, झारखंड में स्थित जैन तीर्थ स्थल श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल में बदलने पर शुरू हुआ विवाद अब इस आदेश के बाद थम जाएगा।
ये मौन जुलूस हम लोगों ने आज इसलिए निकाला है क्योंकि टूरिस्ट प्लेस की इंडिया में कमी नहीं है, झारखंड में कमी नहीं है। अब शिखर जी जो हमारा है उसे तो हमारा रहने दीजिए, यही बात समझाने के लिए हम आज यहाँ हैं और मौन जुलूस भी इसीलिए निकाला है। शिखर जी हमारा है और हमारा ही रहेगा और इसे पर्यटन स्थल ना बनने दें। हमें पूरी उम्मीद है सरकार भी हमारा ही साथ देगी, क्योंकि ये भगवान की बातें तो अभी तक इंडिया में, ये बात तो हम समझ सकते हैं कि भगवान को कोई भी ये नहीं। झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ जैन समुदाय के लोगों ने मोर्चा खोल रखा था। वैसे तो ये संकेत पहले ही मिल रहे थे कि मोदी सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी ही करेगी, और हुआ भी यही। जैन समुदाय के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मोदी सरकार ने अब ये बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल इससे पहले 1 जनवरी को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के नेतृत्व में पार्टी के कई नेताओं ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की थी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं भी हमारे वीरेंद्र जी ने भी बात किया, हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर ने संजय जी को भी ना नहीं कहा है, वो अपनी जो कार्य विधि है उसमें करके उसको निकाल रहे हैं। तो मैं आज आपसे ये कहने आया हूं कि ऐसी बिल्कुल शंका मत करिएगा। आप नारा लगा रहे थे ना, श्री समवेत शिखर हमारा है, हम तो बार बार कह रहे हैं आपका है, और दुनिया की कोई ताकत उसको इधर छू भी नहीं सकती है। आपको ये कैसे मन में आ गया कि सिर्फ आप ही को उसके लिए लड़ना है? ऐसा नहीं है, हम सब लड़ रहे हैं। तो आज मैं ज्यादा बात को न बढ़ाते हुए मैं प्रार्थना करता हूं कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है, आप हमें 15 दिन का मौका दे दीजिए। 15 दिन में आपको सारा नोटिफिकेशन लेके आपके। तो मैं इस पूरे मामले पर झारखंड सरकार बीजेपी पर ठीकरा फोड़ने का काम कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी झारखंड सरकार को घेर रही थी। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से किए जा रहे थे। पत्रांग 1391 22/10/2018 इसमें स्पष्ट रूप से हम लोगों ने कहा है, उस समय सरकार ने कहा है, रघुवर दास जी की सरकार ने कहा है, पारसनाथ समेत शिखर जी पर्वत सदियों से जैन धर्मावलंबियों का विश्व प्रसिद्ध पवित्र एवं पूजनीय तीर्थ स्थल है। इसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। यह हम लोगों ने 2018 में, रघुवर दास जी की सरकार ने 2018 में ही 10वें महीने में इसको विभागीय रूप से इन्होंने, हम लोगों ने संकल्प कर दिया था। वर्तमान की सरकार ने, यह गजट का कॉपी भी मेरे पास है, वर्तमान की सरकार ने 2022 17 फरवरी को इसको वापस पर्यटन में शामिल करते हुए यह विवाद खड़ा करने का काम किया है। इसलिए मेरा राज्य की सरकार, हेमंत जी की सरकार से आग्रह होगा कि अपने गलती को स्वीकार करते हैं, इसे अति जल्दी सुधारे और यह आरोप कि रघुवर दास की सरकार ने जनता को गुमराह किया है, इस कथन को वापस लें। इस विषय पर मैं बहुत ज़्यादा विशेष बात अभी नहीं रख पाऊंगा, वजह क्योंकि इस विषय को बहुत अंदर तक हमने नहीं देखा है। लेकिन जो चीज़ें हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो गजट प्रकाशित हुआ है उसको लेके ये विषय आके खड़ा है। राज्य सरकार की तरफ से अभी हम लोगों ने ना उस पर कोई टिक्का टिप्पणी की है, ना किसी तरीके का कोई हम लोगों ने उस पर कोई निर्णय लिया है। अब ये किस संदर्भ में लिया गया है, कैसे लिया गया है, इसकी थोड़ी विशेष जानकारी लेनी होगी, तब पश्चात हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बिल्कुल इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी समाज, सभी धर्मों के प्रति हमारा सम्मान है। यानी केंद्र के फैसले के बाद अब मामला थमने के आसार हैं, मगर सवाल ये कि आखिरकार इस फैसले के पीछे मंशा क्या थी। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। समेत शिखर जी का मसला सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। दरअसल यह फैसला एक नजीर है, आने वाली सरकारों के सामने भी एक नजीर है। नजीर यह कि धार्मिक पवित्र स्थल के साथ खिलवाड़, धर्म कोई भी हो, वो बर्दाश्त नहीं करता।
और भविष्य में ऐसा कोई भी सरकारें ना करें। इसलिए यह फैसला नजीर है। सरकारों को झुकना पड़ा है और सरकारें झुकती आई हैं, मगर क्या इस तरह के फैसले जो तीर्थ पवित्र स्थलों को लेकर लिए जाते हैं, अब वो भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए यह चर्चा महत्वपूर्ण है। मैं सीधा रुख कर रहा हूं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ प्रदीप सिन्हा साहब जुड़ गए हैं, सीधा झारखंड से, पार्टी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, बीजेपी के वरिष्ठ चेहरे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पवन जैन साहब जुड़ गए हैं, जैन समाज से हैं। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत हृदय की गहराई से स्वागत है। डॉक्टर ओंकार नाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, सीधा झारखंड से लाइव हैं। यह विषय बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। इसकी गंभीरता का एहसास प्रदीप जी, रत्नाकर जी, ओंकार नाथ जी, हमें था। पिछले एक हफ्ते से लगातार इंडिया वॉइस इस मुद्दे को इस मंच के माध्यम से उठा रहा था, लगातार। तब भी हमारा रुख यही था। कभी जैन समाज को इतना आक्रोशित देखा आप लोगों ने? कभी देखा रत्नाकर जी आपने, प्रदीप जी आपने, ओंकार नाथ जी आपने? नहीं ना, नहीं ना। आप लोग सैकड़ों पर्यटन स्थल बना सकते हो, चाहे वो राज्य सरकारें हो या फिर केंद्र सरकार। आप जहां चाहेंगे वहां लॉयन सफारी बना दीजिए, आप जहां चाहिए पार्क बना दीजिए, जहां चाहे आप फुवारा लगा दीजिए और पर्यटन के नाम पर है पर्यटक पहुंचेंगे। लेकिन आपकी सरकार, और रत्नाकर जी या प्रदीप जी, आपकी सरकार, चुनौती देकर कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं तो आप बोल दीजिएगा कि हां तिलक चावला तुम गलत बोल रहे हो, डिबेट यहीं खत्म कर दूंगा। आप लोग एक पवित्र तीर्थ स्थल नहीं बना सकते। उसकी अपनी एक आस्था होती है, एक मर्यादा होती है, परंपरा होती है, प्रतिष्ठा होती है। क्या हम बना सकते हैं? नहीं ना। हम दूसरा गोल्डन टेंपल बना सकते हैं? नहीं ना। केदारनाथ बना सकते हैं? नहीं ना। बद्रीनाथ बना सकते हैं? नहीं ना। मथुरा, काशी, काबा कभी बन सकता है? पिरान कलियर दूसरा बन सकता है? नहीं ना। तो आप लोगों ने ऐसा किया क्यों? और भविष्य में ऐसा नहीं होगा, इसीलिए यह चर्चा लेकर आया हूं मैं। प्रदीप सिन्हा साहब, शुरुआत आप ही से कर रहा हूं मैं। आपने फैसला लेने में बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। क्या आप पवन जैन जी से माफी मांगेंगे इस देरी के लिए? अभी आप पूर्व पर्यटन मंत्री जो राज्य के थे अमर बावरी, उनका बाइट सुना रहा है कि अक्टूबर 18 में जो फैसला लिया गया था उसमें कहीं भी धार्मिक पर्यटन स्थल का जिक्र नहीं था, वो तीर्थ स्थल का जिक्र था। तो ये आखिर संशोधन कहाँ से आया? मैं इसमें बात बोलना चाहता हूँ, उसमें धार्मिक शब्द तो जरूर था, लेकिन पर्यटन शब्द भी जुड़ा हुआ था। हम लोग भावना क्यों दे रही थी, इसीलिए पवन जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। ये मुझे प्रदीप जी, ये जो जैन समाज का आक्रोश है इसी बात को लेकर है, और मुझे भी नहीं समझ में आता ये धार्मिक पर्यटन क्या होता है। ये धार्मिक पर्यटन किसी ने सुना है? मैं तो पहली बार समझ रहा हूं। या तो धार्मिक मूड अलग होता है, वो आस्था का केंद्र है, और पर्यटन के लिहाज से अलग व्यक्ति जाता है, अलग मूड में जाता है। आप कह रहे धार्मिक पर्यटन कैसे? मैं समझा नहीं। जी मैं बता रहा हूँ आपको। आपने जो बाइट सुनाया उनका, उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं था। जो 2022 के फरवरी में नोटिफिकेशन हुआ उसमें प्लीज ऑडियो बढ़ाइए, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा प्लीज ऑडियो बढ़ाइए। जो 2022 के फरवरी में जो नोटिफिकेशन हुआ उसमें धार्मिक पर्यटन शब्द का उपयोग किया गया। और अमर बावरी जी का बाइट आपने जो सुनाया अभी, जो तत्कालीन रघुवर सरकार के विषय में बोल रहे थे, अक्टूबर 18 का संदर्भ उन्होंने दिया, उसमें कहीं भी पर्यटन का जिक्र नहीं था। वो तीर्थ स्थान था, उसका अक्षुण बनाए रखने का सम्मान करते हैं, कुछ बातों का जिक्र था। प्रदीप जी, मैं आपके सामने अभी वो जो आदेश जारी हुआ उसकी कॉपी रखना चाहूंगा, फिर मैं पवन जी आपके पास आ रहा हूं। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा प्लीज जरा वो आदेश की कॉपी, जी जरा फुल फ्रेम लेकर आइए। इस आदेश की कॉपी को जरा ध्यान से देखिए। अगर आप कह रहे हैं कि सरकार के हाथ में कुछ नहीं था,
तो ये सरकार आज ये आदेश क्यों जारी कर रही है? डबल इंजन की सरकार रघुवर सरकार में भी थी और आज भी केंद्र में वही सरकार है। तो प्रदीप जी, आज आप ये आदेश जारी कर रहे हैं जब जैन समाज के लोगों में से निकलकर लोग आक्रोशित हुए, सड़कों पर उतरे और कईयों ने प्राण त्याग दिए। समझ रहे हैं सर आप? प्राण त्याग दिए। मैं इसलिए बात कर रहा हूं प्रदीप जी को स्क्रीन पे। प्रदीप जी, मैंने इसीलिए शब्द का इस्तेमाल किया, सरकारें किसी की भी हो, आपको नहीं लगता कि जैन समाज से आपको माफी मांगनी चाहिए? इसलिए पवन जैन जी से आपको माफी मांगनी चाहिए। अब एक बात बताइए, केंद्र सरकार ने जो इतनी त्वरित कार्रवाई की, आखिर जैन समाज के डिमांड पर ही तो किया, और जैन समाज की जो मान्यताएं हैं उसको किस तरह से अक्षुण्ण में रखा जाए, उस सम्मेद शिखर की पवित्रता को बरकरार रखा जाए, सरकार ने उसी अनुरूप कार्य किया है। और आज जो केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें सारी बातों का उल्लेख किया गया है कि कोई पर्यटन नहीं होगा, ना वहां पर कोई इको टूरिज्म होगा, ये सारी चीजें विलोपित की गई हैं। देर क्यों हुई? सरकार ने देर क्यों हुई? ये आदेश आप 15 दिन 20 दिन पहले ही जारी कर देते, एक महीना पहले जारी कर देते। एक सप्ताह पहले से तो ये मामला संज्ञान में आया लोगों के। जैन समाज के लोग भी जिस संदर्भ का उल्लेख कर रहे हैं, क्या ये आंदोलन 2018 में चल रहा है क्या? आप जो आरोप लगा रहे हैं कि झारखंड में जब रघुवर दास की सरकार थी उस वक्त ये भूल हुई, तो 18 से आंदोलन चल रहा है क्या? अच्छा, 19 से भी नहीं चल रहा है। हाँ। जी समझ लीजिए, 2022 के फरवरी में जब नोटिफिकेशन हेमंत सोरेन की सरकार ने किया तब भी नहीं चल रहा है। हाँ। अभी जाकर संसद के सत्र में जब कुछ जैन समाज के लोगों ने हमारे सांसदों से संपर्क किया कि इस तरह सर, के मुझे नोटिफिकेशन ये जारी नहीं है, समझ में आता इसको कि करेक्शन आप कराया तो जाए। हिंदू हृदय सम्राट है ना, मतलब हिंदुत्व के झंडा बदार हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आपकी सरकार धार्मिक पर्यटन कैसे ले आई? मैं समझ नहीं पाया। धार्मिक पर्यटन का तो मतलब धर्म अलग होता है, पर्यटन अलग होता है। ये शब्द मैं समझता हूँ कि आप जबरदस्ती मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस नोटिफिकेशन को पढ़िए। कल मैंने तो तिलक जी कहा था आपके शो में, और मैंने राकेश जी जो आपके लोकल रांची के हेड हैं उनको मैंने भेज दिया है। आप देखिए, धार्मिक पर्यटन शब्द का इस्तेमाल किसने किया? 2022 के फरवरी में जो नोटिफिकेशन जारी वर्तमान सरकार ने किया उसके समय में किया गया। तो फिर धार्मिक पर्यटन शब्द का जिन लोगों ने उल्लेख किया, अगर वो हम पर ब्लेम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया, तो मैं आपको तिलक जी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब तक उन्होंने देर नहीं किया होता, क्योंकि वो सरकार में है। उस नोटिफिकेशन की कॉपी लाकर आपके चैनल को दे दिया होता उन्होंने कि इन चीजों को दिखाइए आप, और भाजपा वालों के चेहरे पर दो थप्पड़ लगाइए। लेकिन चूंकि उनके पास वो चीजें नहीं है, इसलिए वो ला नहीं पा रहे हैं। चूंकि उनको किसी न किसी तरीके से आरोप लगाना है, आरोप लगाए। लेकिन आज जो सरकार ने कार्रवाई की, केंद्र सरकार ने, आप समझिए कि एक सप्ताह से जैन समाज के लोग उद्वेलित है, धरना प्रदर्शन किया, और जो भी लोकतांत्रिक तरीका हो सकता है उसके माध्यम से उन्होंने सरकार का ध्यान। आपको अफसोस है जैन समाज के लोगों को प्राण तक त्यागने पड़ गए? अफसोस है इस बात का? जी बिल्कुल। अरे एक जैन मुनि जो अनशन पर थे, उनके प्राण चले गए, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि दुख का विषय है। और आप इसकी समझिए कि जैन समाज कोई हमसे अलग नहीं है, हम तो उनको सनातन का हिस्सा मांगते हैं। बिल्कुल नहीं है। और जैनियों के मन में जितना सम्मान समेत शिखर के लिए है, उतना ही सम्मान हमारे दिल में भी है। मैं आपको बताऊं, अभी 2-3 महीने पहले मैं एक मिनट पवन जी को चर्चा में ले आऊं, फिर रत्नाकर जी आपके पास, ओंकारनाथ जी आपके पास आ रहा हूं। पवन जी, मेरा सवाल गलत है कि तीर्थ स्थल तो तीर्थ स्थल रहता है ना, धार्मिक पर्यटन का मतलब मुझे समझ में नहीं आता। सरकारें किसी की भी रही है, धर्म अलग है और पर्यटन अलग है। इसको जोड़ा गया है, लेकिन मैं प्रतीक जी से ये पूछना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकार ने आपके पास पर्यटन स्थल जोड़ दिया, तो आप उस नोटिफिकेशन को अप्रूव्ड क्यों किए? उसमें पर्यटन शब्द को अप्रूव्ड क्यों किए? प्रदीप जी जवाब दीजिए। जी, इनका सवाल जायज। देखिए, राज्य सरकार प्रस्ताव बनाकर भेजती है और केंद्र सरकार ने उसको नोटिफाई कर दिया। अब चूक कहां पर हुई? मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार ने उसको सही समय पर पड़ताल करने की कोशिश की, और जैन समाज की जो भावना है उसके अनुरूप जो फैसला लिया है, मैं समझता हूं कि पवन जैन जी भी इस बात पे एग्री करेंगे कि जो इनकी डिमांड है और जो तकलीफ इनको पहुंची, जो चीजें बताना चाहते थे सरकार को, सरकार ने उसी चीजों को खूबहू रख दिया। पवन जी अपनी बात पूरी करिए। ऐसा है कि मैं प्रदीप जी ये पूछना चाहता हूं कि वो चूक हुई, लेकिन जब केंद्र सरकार पूरे भारत सरकार है, वो पूरे भारत को देखती है, पूरे भारत की जनता को देखती है, तो जब उसमें पर्यटन शब्द का इस्तेमाल हुआ तो आपने उसी समय उस चूक को दूर कर देते, तो आज हम लोग जैन समाज
आज महीना भर से 15 दिन से रोड पर जो आ गए हैं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा है और हमारे गुरु का, हमारे पूज्य मुनि का इसमें एक बलिदान हो गया। तो वो चूक तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से हुई। मैं आज इस बात को लेकर नहीं बैठा हूं कि वो चूक, मैं आज आभार व्यक्त कर रहा हूं कि हमारी मांगों को केंद्र सरकार ने, हमारे केंद्रीय प्रतिनिधि जो वहां गए थे उनके सामने अपनी मांगों को उन्होंने रखा, जिसे केंद्र सरकार ने माना। इसका मैं आभार मानता हूं। लेकिन इसके बीच में हम लोग इतने दिन से परेशान उद्वेलित थे, वो तो एक चूक है। चूक है, बिल्कुल आपने सही कहा। ये चूक किसके खाते में जाएगी, ये भी एक सवाल है। पवन जी, आपके ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है, मैं करेक्ट करवा रहा हूं। लेकिन रत्नाकर जी, ये फैसला एक नजीर है। सरकारें आपकी भी रही और उनकी भी रही, और सरकारें आती हैं जाती हैं, पवित्र स्थल वहीं रहते हैं। यह फैसला बताता है कि भविष्य में ऐसा फैसला आगे ना हो, कि नहीं रत्नाकर जी? गलती तो आपके एंड से भी हुई और उनके एंड से भी हुई। सरकार में सहयोगी आप भी भागीदार वहां पर हैं, कि नहीं? और मैं इंडिया वाइज को भी बधाई का पात्र समझता हूं कि उन्होंने काफी दिनों से जैन मुनि लोगों की आवाज जो है अपने चैनल के माध्यम से उठाई। ये भी एक तारीफ की बात है, क्योंकि कोई भी समाज है, कोई भी धर्म है, लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई होती है, और वो कहीं ना कहीं उस आस्था के ऊपर अगर कुठाराघात किया जाता है, चोट पहुंचाया जाता है, तो ये उस समाज के लिए वो निश्चित रूप से वो ठीक बात नहीं होती है। जिसमें अभी जिक्र किया जा रहा है कि जैन मुनि एक 9 दिन से जो उपवास थे उनको प्राण त्यागने पड़े, तो इस तरह का जो है समाज को क्षति भी पहुंची है। तो कहीं न कहीं ये सारा प्रकरण जो है, अगर सही समय पर जहाँ पे चूक जो मान रही है भारतीय जनता पार्टी, अगर सही समय पे किया जाता तो शायद ये इतना बड़ा आंदोलन भी नहीं हो पाता और लोगों को अपनी जानें भी नहीं गंवानी पड़ती। तिलक जी, मैं एक चीज अपनी व्यक्तिगत रूप से राय देना चाहता हूँ इस मसले में, कि देखिए, मैं शुरू से ही तीर्थ स्थलों को धार्मिक पर्यटन स्थल के खिलाफ मानता हूँ। कोई भी तीर्थ स्थल है, क्योंकि मैं काशी से बिलोंग करता हूँ और काशी विश्वनाथ बचपन से ही हम लोग जाते आते रहे हैं और वहां पे पूजा दर्शन करते रहे। लेकिन तीर्थ स्थल को जो जिस प्रकार से उसके इर्द गिर्द जो है धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मार्केटिंग की जा रही है, उससे हम लोग की आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि जिस काशी विश्वनाथ के पास जाकर हम लोग लिंग को स्पर्श करके और जो पूजा पाठ करते थे, आज वो हम नहीं कर पाते हैं। एक आम आदमी वहां पे नहीं पहुंच पाता, वो दूर से दर्शन करता है और चला जाता है। तो आप कहीं न कहीं हमारे जैसे जो भक्त हैं बाबा विश्वनाथ के, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। हम जाते हैं, बाबा को स्पर्श तक नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। लेकिन कहीं न कहीं वहां की सरकारें या केंद्र की सरकारें ने जिस प्रकार धार्मिक स्थल को तीर्थ स्थल के रूप में डेवलप किया है, आप निश्चित रूप से तीर्थ स्थल को पर्यटन के स्थल के रूप में डेवलप इर्द गिर्द की चीजों को करिए। उस पर्टिकुलर जो तीर्थ स्थल है उसको न करिए, उससे बहुत छेड़छाड़ करने की कोशिश न करिए। हाँ, सुविधा करना चाह रहे जल्दी से, फिर ओंकार नाथ जी आपके पास आ रहा हूँ। रत्नाकर जी, गलत बात तो नहीं कह रहे ना? जी, मैं जवाब दे दूं। रत्नाकर जी अपने आप को बता रहे थे कि वाराणसी से मैं अभी मई के महीने में गया था, और जो इन्होंने कहा ना कि लिंग स्पर्श करके पूजा नहीं कर पाता हूँ, मैंने किया। और एक चीज बताऊं कि आज जो विवादित परिसर है वो कब हिंदुओं से किया गया? जब मुलायम सिंह की सरकार थी, वहाँ कांग्रेस पार्टी के समर्थन से चल रही थी, इन लोगों ने वहाँ वो जो विवादित परिसर खड़ा किया, उसको बैरिकेडिंग कर दिया। आज जिसको लेकर मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट में, तो कांग्रेस पार्टी के लोग आखिर हिंदुओं को क्या बेवकूफ समझते हैं कि हर बात पर ये ब्लेम करना चाहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी अगर 8 साल से सरकार में है तो सारी समस्याएं हमारी दी हुई है क्या? इन्होंने समस्याएं खड़ी की, हम उसका निदान कर रहे हैं। और जहां तक थोड़ी से आपको मैं विषय से हटके बताता हूँ कि ये जैन समाज हो, सिख समाज हो, पारसी समाज हो, ये तो रत्नाकर जी का ऑडियो उठाइए प्लीज। इसको अल्पसंख्यक में वर्गीकरण किसने कर दिया? ये तो सनातनी थे सब लोग, ये वर्गीकरण किसने किया? कांग्रेसियों ने किया। एक सोची समझी साजिश के तहत सनातनियों को कमजोर करने के लिए, हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए अलग अलग पंथ में बांट दिया इन लोगों को।
पाप, इनके पाप से आज पूरा भारत हिंदू आहत किया है पूर्व में। कांग्रेस पार्टी को तो मैं समझता हूँ बोलने का अधिकार तक नहीं है, लेकिन नहीं आप एक मिनट रत्नाकर जी, एक मिनट। ओंकार नाथ जी, मैं अभी भी उसी बात पर टिका हुआ हूं, क्या गोवा का समुद्र और मां गंगा एक हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते ना। नहीं, गोवा का समुद्र, बीच जिसे बोलते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं, और मां गंगा, हम हरिद्वार जाते हैं तो हम आस्था का एक दूसरा नजरिया लेकर जाते हैं गंगोत्री जब हैं, लेकिन जब गोवा जाते हैं तो हम पर्यटन के नजरिए से जाते हैं। बिल्कुल सर, मैं इस भाव का जिक्र कर रहा हूं ओंकार नाथ जी। सर, तो ये धार्मिक पर्यटन का मतलब क्या होता है, मैं इतना तो जानना चाह रहा हूं ओंकार नाथ जी। सर, सबसे पहले मैं जो संत दिवंगत हुए हैं मैं उनको नमन करता हूं। और ये दोनों सरकारें, पता नहीं इनको क्या है, इतना बचकना हरकत, इतने बड़े फैसले लिए, और सरकार कौन है, कैसे लोग चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग, ये समझ में नहीं आता है। इतने बड़े फैसले लिए, इसको ये भी पता नहीं है सरकार चलाने वाले लोगों को कि धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल में क्या डिफरेंस है, परिभाषा क्या है, ये भी इनको पता नहीं है। और कैसे कर रहे हैं, और ये तो दलीली पक रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। इनको देखिए, दोनों लोगों को सार्वजनिक रूप से जैन धर्मावलंबियों के जो लोग भाई बंधु हैं, माताएं बहनें, सबसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए कि इस तरह का इन लोगों ने बचकना हरकत करके सारे लोग को दुख में पहुंचाया है, मन को ठेस पहुंचाया है। ये भी इनको पता नहीं है कि धार्मिक स्थल किसे कहते हैं और पर्यटन स्थल किसे कहते हैं, इनको ये भी जानकारी नहीं है। और ये तो जबरदस्ती बतिया रहे हैं, कैसे हो गया वैसे हो गया। सरकारें चल रही है, सरकार को पता नहीं है कि धार्मिक स्थल क्या है। आपको बताइए, समझिए कितनी बड़ी बात है, वहाँ 24-25 जो धर्म गुरु हैं वह समाधि लिए हैं, ये कितनी बड़ी बात है। और जो धर्म गुरु होते हैं वो महान होते हैं, साधारण तप की बात नहीं है, बहुत बड़ी तप है। मैं जानता हूँ, मैं पढ़ा हूँ कि कितना बड़ा तप है उनका, और वहाँ पे समाधि लिए हैं, और उसको पर्यटन स्थल के रूप में नहीं है। पर्यटन स्थल वही होता है जहाँ पे सारा कुछ फ्री होता है, लेकिन तीर्थ स्थल वो होता है जहाँ पे सारा कुछ प्रतिबंध होता है। केवल वहाँ धार्मिक वातावरण पैदा होता है, धार्मिक लोग वहाँ जुटते हैं, धर्म के भावनाएं से वहाँ खिलवाड़ नहीं हो किया जाना चाहिए, ये इनको पता ही नहीं है। और ऐसे अनाप फैसला इन्होंने ले लिया, कितनी बड़ी दुख की बात है। जो ये इससे हम लोग का भी मन दुखी है अंदर से, और ये बहुत बड़ी दुख की बात है। इन लोगों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए इन लोगों से। ये हुआ। दूसरी बात है कि जो संत दिवंगत हुए, इतनी बड़ी बात है, कितना इन लोगों समाज के लिए, और कितना इन लोग एक धार्मिक भावना के पूरा खिलवाड़ इन लोगों ने पहुंचाया है। बहुत बड़ी बात है ये निश्चित रूप से चिंता और चिंतन का विषय है। ये चिंतन का विषय है, चिंता करना चाहिए कि किस तरह का करके हरकत इन लोग बोल देते हैं। जवाब दीजिए प्रदीप जी। बोलते ना है, सरकारें चला रही हैं। और दूसरी बात है कि तो दलीली दे रहे हैं। इनको तो आए हैं तो माफी मांगी सबसे पहले कि हमसे भूल हुई है, गलतियां हुई है, मुझे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। ईश्वर हमको सद्बुद्धि प्रदान करे ईश्वर कि इस तरह का फैसला हम आगे न ले, और इस तरह का फैसला जवाब दीजिए प्रदीप जी। धार्मिक भावना को जवाब ठेस पहुंचे, दिल को ठेस पहुंचे, आत्मा को लग रहा है ये गलत बात है। जी तिलक, प्रदीप जी जवाब दीजिए। तिलक जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये सद्भावना की बात बता रहे हैं और कह रहे हैं कि माफी मांगना चाहिए, लेकिन इन आपका चेहरा देख के मैं समझता हूँ कि गिरगिट भी फट जाएगा कि कितने रंग बदलते हैं ये। यहाँ पे आपके बीच में होता है क्या? इस तरह का क्या बात बोल रहे हैं आप? रंग बदलना ये सब सुनना नहीं चाहते। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी और मिर्ची लगाऊंगा किया है, और आप माफी मांगिए सार्वजनिक रूप से। तिलक जी, डिबेट होगा, किसी को आत्मा को ठेस पहुंचाया है। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान माफ नहीं करेगा आपको, इतना बड़ा आपने ठेस पहुंचाया है कि आपको माफ नहीं करेगा। ये ईश्वर के साथ धोखा दिया है। आप इंटरफेयर करेंगे, इस तरह का बात मत बोलिए। अब इस तरह का बात गिरगिट और रंग ओंकार नाथ जी बात तो रखने दीजिए उनको अपनी।
एक मिनट, डिबेट नहीं होता। मैं तो इनकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था, बीच में मैंने टोका टोकी भी नहीं की। आप गलत बात नहीं बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि झारखंड में इनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई जनाधार। दिल्ली में जहाँ इनकी सरकार है, आपको याद होगा दिल्ली में, तो चुप हो जाइए, बोलने दीजिएगा। इस तरह से डिबेट नहीं होता, चुप हो जाइए, तो सुन लीजिएगा। आपके बारे में मैंने टोका नहीं। दिल्ली में आपको याद होगा कि सरकार, आपकी सरकार किस तरह से तुष्टीकरण करती है। एक मुस्लिम युवक मारा जाता है तो केजरीवाल उसके यहाँ 1 करोड़ रुपए का चेक लेके पहुंचता है। अभी ये सवाल नहीं है, और ये बता रहे हैं कि सद्भावना कैसे कायम किया जाता है। के विषय में आप उस पर बोलिए, चुप हो जाओ भाई, मैं नहीं बोलने देंगे आपको ना। मैं अभी मधुबन पर बोलिए, आपने दिल को ठेस पहुंचाया है, इस पर बोलिए आप। अगर इसी तरह से डिबेट होगा तो मैं एक मिनट ओमकार नाथ जी, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए सर, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए। अगर इसी तरह से डिबेट चलाते हैं, जब वो आपके बीच में नहीं बोले तो कम से कम उनको अपनी बात तो रखने दीजिए। प्रदीप जी, और अगर अपनी बात पूरी करिए, तो फिर मैं इनको नहीं बोलने दूंगा। जब ये बोलेंगे तो फिर मैं नहीं बोलने दूंगा, आपका पूरा शो स्पॉइल हो जाएगा। और पवन जैन जी जो जुड़े हुए हैं जैन समाज से, उनको भी लग रहा होगा कि कहाँ से इन लोगों को बिठा दिया। नहीं, हम लोग तो पागल आदमी है सबसे ज्यादा। ओमकार नाथ जी प्लीज सम्मान रखिए सर, सम्मान रखिए एक दूसरे का प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है, पूरा जैन समाज जुड़ा हुआ है, धार्मिक पवित्र स्थल से हिंदू आस्था जुड़ी हुई है। रुक जाइए प्लीज। मैंने तो एक उदाहरण दिया कि केजरीवाल किस तरह से 1 करोड़ का चेक लेके घर पहुंच गए थे। किसी हिंदू के मारे जाने पर केजरीवाल कभी किसी हिंदू के दरवाजे पर गए क्या पैसा देकर? तो ये इनका दोहरा चरित्र जो है ना, ये बहुरूपिया, जो मैंने कहा ना कि गिरगिट भी शर्मा जाएगा इनको देखकर, जो मिर्ची लग गई थी इनको, तो इनकी बातों को कोई प्राथमिकता भी नहीं देता है झारखंड में। ठीक, ओके, मैं रत्नाकर जी की बात को गंभीरता से नहीं लेता, मैं ओमकार नाथ जी की बात को गंभीरता से नहीं लेता, मैं सिर्फ पवन जी की बात को गंभीरता से लूंगा। ठीक सर, मैं ब्रेक ले रहा हूं क्योंकि वो जैन समाज से हैं, वो अपनी भावनाओं को रख सकते हैं और उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं ब्रेक ले रहा हूं पवन जी, ब्रेक के उस पार आप ही के पास आ रहा हूं और ये समझने के लिए कि आखिरकार इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है। एक सरकार कहती है हमने किया, दूसरी सरकार कहती है नहीं किया। राज्य सरकारों में भी अलग अलग बात और केंद्र सरकार का अलग रवैया। ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे। तो एक महत्वपूर्ण विषय और उसको लेकर सियासत में सवाल खड़े हुए। केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया और आदेश जारी करने के बाद क्या जैन समाज का रोष खत्म हो गया? जिस धार्मिक स्थल, पवित्र धार्मिक स्थल को लेकर पर्यटन स्थल बनाने का जिक्र था, क्या भविष्य में अब ऐसी गलती, ऐसी चूक नहीं होगी? समेत शिखर जी को लेकर लिया गया फैसला, अब सरकार ने आदेश जारी किया कि वो पर्यटन स्थल नहीं रहेगा, वो तीर्थ स्थल ही रहेगा, जो उसकी मान्यता है। मैं पवन जी इस चर्चा की शुरुआत दूसरे हिस्से की आपसे साथ करना चाहूंगा। पवन जी का ऑडियो प्लीज। पवन जी, हम लोगों को पीड़ा हुई, हम लोगों को दुख हुआ, हमारे पूरे समाज को दुख हुआ, पूरे विश्व के जैन समाज को दुख हुआ, ये तो नहीं होता। पवन जी एक बात समझना चाहेंगे क्योंकि केंद्र सरकार का अलग रवैया, राज्य सरकारों का अलग रवैया। वो कह रहे हैं रघुवर सरकार में हुआ, हेमंत सरकार कह रही है कि हमारी गलती नहीं है, ये गलती रघुवर सरकार की थी, और रघुवर सरकार कह रही है कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये ऐसा नहीं लगता कि इस विषय को जानबूझ के फुटबॉल बना दिया गया, एक पाले से दूसरे पाले में? देखिए, राज्य पूर्व की राज्य सरकार जो थी उन्होंने इस भेजा था। अब पत्नी का कहना है उसमें पर्यटन शब्द जुटा, तो मेरा तो एक ही कहना कि पर्यटन शब्द जुटा तो ये क्यों जुटा? धार्मिक स्थल में पर्यटन क्षेत्र के जुटने का कोई काम नहीं है। आपने नैनीताल बने, बने, श्रीनगर बने, देश में बहुत सी जगह है जहाँ उसको पर्यटन बनेंगे, उसको विकसित कीजिए। लेकिन जो धार्मिक क्षेत्र है उसको अक्षुण रखिए, उसकी पवित्रता को अक्षुण रखिए, उस पर कोई चर्चा न करें। तो इसमें गलती किसकी मानते हैं आप? ये तो दोनों की है, दोनों एक दूसरे को गलती बता रहे हैं। ऐसा ही है ना रत्नाकर जी? ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बोलिए, अगर हेमंत सरकार चाहती तो क्या इस विवाद को वहीं खत्म नहीं कर सकती थी? देखिए, अभी हेमंत सरकार की तत्परता को कहा जाए या फिर केंद्र सरकार की तत्परता को कहा जाए, कहीं न कहीं चूक तो हुई है। चूक हुई है जिसकी वजह से जैन समाज को खामियाजा भुगतना पड़ा। तो कहीं न कहीं इस निष्कर्ष को जो चीजें हुई
उसको अगर त्वरित गति से कोई कार्य करता, उसमें निर्णय की स्थिति बनती, तो निश्चित रूप से जैन मुनि को अपना त्याग नहीं करना पड़ता। तो ये सारी परिस्थितियां कहीं न कहीं जैन समुदाय के लिए ही आप समझ रहे हैं, जैन समाज को कभी आक्रोश में देखा है आप लोगों ने? कभी देखा है? जिस समाज दुनिया के सामने एक नजीर पेश करता है, उसको आपने आक्रोश में लाकर खड़ा कर दिया चौराहे पर। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है तिलक जी। जैन समाज जो है एक तप और त्याग के लिए जाना जाता है। बहुत सारे लोग उनसे सीखते हैं कि किस तरह से जीवन को जिया जाए, जीने की कला होती है, किस तरह से समर्पित रहा जाए अपने धर्म के प्रति, अपने आस्था के प्रति। तो जैन समाज जो है एक अपने आप में एक संपूर्ण समाज है और उससे बहुत सारे लोग सीखते हैं। और उसके साथ अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, गलती में एक किसी की कहने के स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन कहीं न कहीं जो चूक हुई है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार भी किया, तो उस चूक को कहीं न कहीं पहले ही अगर ध्यान दिए होते, क्योंकि बहुत सारे केंद्र में भी मंत्री बैठे हैं जो जैन समाज से आते हैं, तो उन लोगों को भी संज्ञान में ये सारी चीजें जरूर होंगी। इत्तेफाक रखते हैं प्रदीप जी, जो बात रत्नाकर जी कह रहे हैं, लेना भी चाहिए। प्रदीप जी का ऑडियो प्लीज। तिलक जी, आवाज आ रही है मुझे? जी जी तिलक जी, आपको डिबेट इस विषय पर काफी दिनों से करा रहे हैं जी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को ही दोषी ठहराया जा रहा है, मैं रत्नाकर जी से भी अपील करूंगा, चूंकि वो सरकार में है, और आपको भी कहना चाहूंगा कि एक नोटिफिकेशन ले आइए आप तत्कालीन रघुवर सरकार का, जिसमें यह लिखा हो कि यह धार्मिक पर्यटन के रूप में इस क्षेत्र का उपयोग किया जाए। जिसने लिखा 2022 में, जिसने नोटिफिकेशन किया, उस पर प्रश्न खड़ा करने के बजाय आप लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दोष डालना चाहते हैं। मैं तो चुनौती देता हूँ, नहीं आपको भी चुनौती देता हूँ। नहीं प्रदीप जी, नहीं, समस्या यही है, एक बार सुन तो नहीं, समस्या यही है प्रदीप जी। जब इंडिया वॉइस तिलक चावला बैठ के शाम को 4:30 बजे ये पूछता है कि 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास, तब यही तिलक चावला और इंडिया वॉइस के सवाल अच्छे लगते हैं आपको। आज अगर मैं ये सवाल कर रहा हूं आपसे कि आपकी गलती और आपकी चूक की वजह से या फिर किसी की चूक की वजह से जैन समाज को ठेस पहुंची, तो आज मैं बुरा लग रहा हूं आपको। नहीं तिलक, बिल्कुल बुरा नहीं लगता है ना। आप जब सरकार की आलोचना करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते अपने दायित्व का पालन करता हूँ। मैं आपकी किसी गलती हो जाऊँ, नाराज हो जाऊँ, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं। लेकिन एक बात आपको इसलिए चुनौती दे रहा हूँ कि वो नोटिफिकेशन कल ले आएगा रघुवर दास सरकार के कार्यकाल का, पवन जी, उल्लेख हो। पवन जी, प्रदीप जी जो बात कह रहे हैं इत्तेफाक रखते हैं आप, वो कह रहे हैं रघुवर सरकार में ऐसा था ही नहीं। तो 2019 में वो कौन सा आदेश था? 2019 में फिर कौन सा आदेश था पवन जी? कह रहा हूँ, ये प्रदीप जी ने अभी माना है कि हाँ उसको धार्मिक पर्यटन, मेरा इसी शब्द पर है कि धार्मिक के साथ पर्यटन शब्द कब से जुड़ने लगा। समझिए बात को, 2022 की बात है, वो फरवरी 2022 की बात है। हेमंत सोरेन की सरकार से नोटिफिकेशन जारी हुआ। मैं तो वही साधारण सी बात कह रहा हूँ कि कल आप इसी शो में आ जाइएगा, तिलक जी से अनुरोध है कि इसी विषय पर करवा ले, तो नोटिफिकेशन ले आइएगा रघुवर दास सरकार के कार्यकाल का, जिसमें उन्होंने परमिशन कर दिया हो कि सम्मेद शिखर जी का पर्यटन के रूप में उपयोग किया जाएगा। नोटिफिकेशन ले आइएगा, बस मेरी इतनी आपको। मेरा ये कहना है कि देखिए प्रदीप जी, आपने अभी थोड़े देर पहले आपने कहा कि रघुवर सरकार ने धार्मिक पर्यटन क्षेत्र चाहते हैं, तो आप इनको पर्यटन हुआ है। मैंने कहा तिलक जी को कि उनके जो रांची के हेड हैं राकेश जी, कल मैंने उनको वो पत्र भेज दिया है, जो 2022 का नोटिफिकेशन है मैंने भेज दिया है। तिलक जी है तो राकेश जी से मंगवा के उसको दिखा सकते हैं। मैं तो बस इतना ही कह रहा हूँ कि ठीक है, मान लीजिए आपके अनुसार ही मान लूं कि अगर रघुवर दास ने धार्मिक पर्यटन शब्द का इस्तेमाल किया तो नोटिफिकेशन ले आइए, दिखा दीजिए। अब मैं झूठ बोल रहा हूं। 2019 में रघुवर सरकार ने फिर क्या आदेश दिया था प्रदीप जी? अभी तो आप बाइट सुना रहे थे अमर बावरी जी का, जो तत्कालीन पर्यटन मंत्री थे। अगर उसकी बात में सत्यता नहीं थी तो आप नहीं चलाते। तो ये 3 साल पहले कोई आदेश नहीं लिया गया था? अभी तो बताया ना उन्होंने, अमर बावरी ने, कि तीर्थ स्थान है वो, उसका हम पवित्रता उसकी अक्षुण्ण रखेंगे, उसकी मान्यता देंगे। ओंकार नाथ जी, ये तो कहा उन्होंने। ओंकार नाथ जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली। एक लाइन भी इधर उधर कह रहा हूँ, आप रिवाइंड करके चला दीजिए फिर से। ओंकार नाथ जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली और मैं रत्नाकर जी की बात से भी बिल्कुल सहमत हूं और उस पर पूरा देश भी सहमत होगा, मुझे ऐसा लगता है।
मालूम है क्या? क्यों मैंने कहा कि गोवा का समुद्र और मां गंगा एक नहीं हो सकते? एक और उदाहरण देता हूं। बात काशी की अगर आपने की है, दूसरी काशी चाहकर भी करोड़ों खरबों रुपया खर्च कर लीजिए, दूसरी काशी नहीं बन सकती। भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से मथुरा और आगरा का ताजमहल ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन दोनों का भाव अलग अलग है। मेरी बात को समझिएगा। हम मथुरा गए तो हमारे मन में श्रद्धा और भाव दूसरा होगा। हम आगरा घूमने गए, ताजमहल देखने गए, तो हमारा भाव अलग होगा। मुझे एक उदाहरण दे दीजिए। ओंकार नाथ जी ने जो बात कही थी, ठीक है, वो धार्मिक पर्यटन तो मेरे समझ में से बाहर है। कभी भी पर्यटन धार्मिक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, डिफिनेशन नहीं है, नहीं हो सकता, ये सच है। और जो पर्यटन के नजरिए से जाएगा, आपने उसकी पहाड़ी में कह दिया कि जाइए पहाड़ी में घूमिए, हैं, तंबू गाड़ के आप कहेंगे शाम को बैठ के वो ठंडी बियर वहां पे खोल लेगा। ये क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने? विषय तो यही है कि आखिरकार पर्यटन कभी धार्मिक नहीं हो सकता। आपने एक समाज की भावनाओं को आहत किया है, वो किसी ने भी किया हो। ओंकार नाथ जी, जो बात प्रदीप जी कह रहे हैं, एक नोटिफिकेशन, एक शब्द दिखा दो मुझे जहां पे लिखा गया हो कि हम इसे पर्यटन घोषित करते हैं क्षेत्र को। ओंकार नाथ जी का ऑडियो। ऐसा है ना कि प्रदीप जी बहुत विद्वान अपने आप पूछते हैं, और है भी, हम मानते भी हैं, इसमें दूसरा हमको कुछ कहना नहीं है। हमारा ये कहना है कि हमारे झारखंड प्रदेश में सौभाग्य की बात है कि बाबा का नगरी एक मिला है, दूसरा एक मधुबन मिला है, शांति का संदेश देता है, एक शांति का संदेश देता है, एक सत्य का संदेश देता है। अपने आप में हृदय में बहुत बड़ा एक स्थान है, और वो स्थान है जहाँ पे मैं भी जाता हूँ, साल में मैं जाता हूँ, एक बार मैं भी जाता हूँ, और शांति का तप का जगह है, और वहाँ जाकर आत्मा एकदम शुद्ध हो जाती है। और उस जगह की जो सरकार चला रहे हैं, उनका डिफिनेशन पता नहीं है। तीर्थ स्थल और धार्मिक स्थल किसे कहते हैं और पर्यटन स्थल किसे कहते हैं, ये इनको पता नहीं है। इन लोग केवल हवा में तीर चलाने के लिए, अभी देखिए झारखंड सरकार के तो जो हालात है ना, इनको है किसी तरह जर्जिया टैक्स के रूप में जो चलता था, इसी तरह की जिस तरह उपाधि का इन्होंने खेल जमाया है। ओंकार नाथ जी, प्रदीप जी से हम भी सीखते हैं, प्रदीप जी से हम भी सीखते हैं। कोई बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है जो बात आप कह रहे हैं। प्रदीप जी का सम्मान हम भी करते हैं, प्रदीप जी से हम भी सीखते हैं। लेकिन सवाल तो यही है ना, जो सवाल अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप व्यक्तिगत टिप्पणियां मत करिए। मैंने आपसे ये पूछा कि ये हालात जो पैदा हुए, जो बात प्रदीप जी कह रहे हैं कि रघुवर सरकार का एक आदेश, एक नोटिफिकेशन तो दिखाइए। आप तो खुद जेएमएम का हिस्सा रहे हैं, मैं इसलिए सवाल आपसे कर रहा हूं। जी सर, देखिए जेएमएम की बात तो मैं नहीं कर रहा, इसलिए मैं करना भी नहीं चाह रहा हूँ कि जेएमएम के जो हालात है वहाँ के हालात मैं नहीं कह, वहाँ सब किसान भरे हुए हैं सरकार चलाने के लिए। वहाँ तो लोग हैं, 5 पांडव हैं, वही तो खेल करते हैं। जो कहेंगे रात दिन मुखौटा है मंसूरन, वहाँ जाना नहीं चाहता हूँ। मुखौटा है मंसूरन है, 5 लोग हैं, वही घुमाते रहते हैं, वही सरकार चला रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बहुत विद्वत पार्टी है, बड़ी पार्टी है, विश्व की पार्टी है, लोगों से भरी हुई पार्टी है, लोगों से बड़ी हुई पार्टी है, जहाँ पे बहुत ब्यूरोक्रेट से लेके सारे लोग हैं। तो उसमें ऐसी गलती क्यों हुई भैया? समझिए, देखिए सर, जैसे आया तिलक जी, जैसे ये फैसला आया, आम आदमी पार्टी ने पत्र लिखा, पत्र भी है, सारा कुछ है। आम आदमी पार्टी ने तुरंत पत्र लिखा, मुख्यमंत्री के नाम से पत्र लिखा, भारत सरकार को भी पत्र लिखा, राज्यपाल को भी पत्र लिखा। ये गलतियां हुई है, इसको तुरंत अविलंब वापस लिया जाना चाहिए। अब अप्रांग दिनांक के साथ ये पत्र है, मैं पत्र कर रहा हूँ, अपने लेटर हैंड पे उन्होंने पत्र लिखा और वही के एग्री के हैं, तुरंत उन्होंने लिखा और कहा कि ये सरकार वापस लेना चाहिए। भावनाओं के हाथ हो रहा है सर, ये भावना साधारण की नहीं है, वापस लीजिए। हम लोग इस पर तुरंत लगातार पत्र लिखा, कई हम लोगों ने क्या ऐसा हो सकता है रत्नागर जी, प्रदीप जी, क्योंकि इस फैसले ने एक मार्गदर्शन भी दिया है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में ऐसी गलती, ऐसी चूक ना हो
चाहे वो राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र सरकारें हों। क्योंकि मैंने ये जिक्र किया कि भाई आप दूसरी काशी नहीं बना सकते, आप सैकड़ों पर्यटन स्थल बना सकते हो, मैं मानता हूं, राज्य सरकारें हो केंद्र सरकारें हो, लेकिन दूसरा पवित्र स्थल नहीं बना सकते, आप लोग चाहकर भी नहीं बना सकते। तो मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, एक नोटिफिकेशन जारी करे कि भैया तीर्थ स्थल जो है वो तीर्थ स्थल ही रहेंगे। बिल्कुल तिलक जी, देखिए ये सब्जेक्ट जो है ना, मेरी खुद की भावनाओं से बहुत जुड़ी हुई है। मैं हमेशा से पक्षधर रहा हूं कि जो तीर्थ स्थल है उसकी मूल संरचना से और भक्ति भाव से कभी छेड़छाड़ नहीं किया जाए। आपने कहा अपने चैनल में ही कि कभी भी गोवा के बीच को हम गंगा से कभी कंपेयर नहीं कर सकते। तो जो मूल भावना होती है, भक्ति भावना होती है लोगों की, उससे कभी छेड़छाड़ नहीं किया जाए। लेकिन मैं अभी यहाँ राजनीतिक वक्तव्य अपना दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं को लुभाने के चक्कर में ये जितने भी हमारे हजारों वर्षों से पूजनीय स्थल है, उन स्थलों को वो पर्यटन स्थल में तब्दील करने का जो एक प्रयास कर रही है, उसको तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए। आप पर्यटन स्थल विकास करिए, ये भी जरूरी है, लेकिन मूल जो रूप है, मूल संरचना है, उसके बाहर जाइए, उसके बाहर जाके पर्यटन स्थल विकास करिए। देखिए हमारे हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्राएं क्यों कहा जाता है, करता है आदमी 4 धाम की अपने पूरे जीवन काल में, इसलिए करता है कि वह 4 धाम की जब यात्राएं करता है तो उसके सारे जो पाप किए हैं धुल जाते हैं, या उसके अंदर भावनाएं हो आती हैं, वो अच्छी भावनाएं प्रज्वलित होके आती हैं। तो कहीं न कहीं अगर हम जब जाएंगे इन स्थलों पे और हम सिर्फ वहां पे सेल्फी लेंगे, हम सिर्फ वीडियो बनाएंगे, वहां दिखाएंगे, तो हमारी जो भक्ति की भावना है वो तो उससे हम अलग हो गए ना। तो कहीं न कहीं भक्ति भावनाओं को सहेजने के लिए, लोगों में बनाए रखने के लिए ये धार्मिक पर्यटन स्थल का कॉन्सेप्ट धार्मिक स्थलों के सिवाय अलग करिए, इसको एकदम अलग अलग करिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी ये धर्म आधारित राजनीति करती है कि धर्म को भी मैं पवन जी फिर इसके बाद आपके पास आ रहा हूं करके और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमने ये कर दिया। रत्नाकर जी चाहते हैं कि हमारे धार्मिक स्थान जो है वो तंग गलियों वाले हों, बदबूदार गलियों वाली हों, सकरी गलियां हों, वहाँ जो उसका पूर्व का स्वरूप था वैसा ही रहे, और हम अपने धार्मिक स्थलों का विकास नहीं करें। आज जनसंख्या जितनी बढ़ गई है, जितने लोग वहां आवागमन की सुविधा होने जी, मैं रत्नाकर जी का ऑडियो रखिएगा। रत्नाकर जी, मैं इससे ना इत्तेफाक नहीं रखता इस बात से, मुझे एक उत्तर दे दीजिएगा आप लोग। हो सकता है कि मेरी राय अलग हो इस विषय पर, जी, और हो सकता है कि देश की भी कोई राय हो। काशी में, केदारनाथ में ये जो कॉटेज और 5 स्टार होटल्स बन रहे हैं वहां, ये किस लिए बन रहे हैं? इसमें कौन सा विकास है? जी बता रहा हूं आप। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि इस भाव को हमें समझना होगा कि वहां कॉटेज में क्या होगा, क्या होगा वहां। एक गंगा किनारे आप काशी और दूसरी गंगा किनारे कॉटेज और 5 स्टार होटल्स, यही केदारनाथ में। तो क्या किस भाव से है वहां, क्या भाव होगा? मैं ये कह रहा हूं। प्रदीप जी गलत तो नहीं बोल रहा? जी, मैं जवाब दे दूंगा। मतलब आप भी यही चाहते हैं रत्नाकर जी की तरह कि 2012-13 में जो त्रासदी आई थी केदारनाथ में, जिसमें हजारों लोग मारे गए और सुविधाओं के चलते और पर्याप्त साधन नहीं होने के चलते, वो स्थिति आज भी बनी रहनी चाहिए। प्रदीप जी उसके बारे में थोड़ा सा ना आपदा की स्थिति जब आई थी, मैं आपको बता दूं, आपदा की स्थिति जब आई थी तो वहां पे भी ऐसे ही कॉटेज और 5 स्टार होटल बने हुए थे, और रुद्रप्रयाग को पार करने के बाद वो हालात थे, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल नहीं बनना चाहिए। तिलक जी 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं 2011 में गया था वहाँ। आप जिस केदारनाथ की बात कर रहे हैं वहाँ बिल्कुल संकरी गलियां थी, दूर से मंदिर के शीर्ष तक नहीं दिखाई देते थे। आज अगर हमारा धार्मिक स्थल साफ सुथरा है, व्यवस्थित है, तो क्या इसमें आपत्ति की? सर व्यवस्थित होना अलग बात है, वो पर्यटन के क्षेत्र में आप जाकर केदारनाथ में सेल्फियां खींचेंगे वो गलत है, मैं ये कह रहा हूँ। पवन जी आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते जो बात मैं कह रहा हूँ? मेरा ये कहना है प्रदीप जी, मेरा ये कहना है कि आप विकास कर सकते हैं, वहाँ मूलभूत सुविधाएं बढ़ा सकते हैं, यात्रियों की सुविधाएं का विकास कर सकते हैं, लेकिन उसको पर्यटन स्थल घोषित न करें।
उसे धार्मिक स्वरूप और धार्मिक भावना के अनुरूप ही धार्मिक रहने दें। बिल्कुल। और जहां तक आप अभी कहें कि विकास करना जरूरी, तो विकास कीजिए, यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं को आप दीजिए, वो आपका फर्ज है, बिल्कुल, वो आपको देना भी चाहिए। लेकिन पर्यटन स्थल न करें, पर्यटन स्थल जो है उसे पर्यटन स्थल रहने दें, जो धार्मिक स्थल है उसे उसको उसके साथ छेड़छाड़ न करें, उसको धार्मिक स्थल ही रहने। 10 सेकेंड ओंकार नाथ जी आपके, फिर मैं विकास का मैं विरोधी नहीं हूँ, विकास का विरोधी कौन है? तिलक जी एक छोटी सी बात बोल लूं, उसकी मूल भावना का विषय, उसकी मूल पवित्रता का विषय यथावत रखें। ओंकार नाथ जी प्लीज क्विक रिएक्शन। देखिए, मैं अभी जो सरकार पलटी मारी है और इस फैसला को वापस लेने का काम किया गए थे लोग, तो बहुत अच्छी बात है। और आइंदे इस तरह का हरकत, इस तरह का काम किसी भी धर्म के लिए सरकार सोच समझ के काम करे, किसी के आहत भावनाओं के साथ दिल पर किसी का आहत न करे। क्योंकि देखिए, पाप पापी को मार देता है और धर्म के नाम पर ही सरकार बनी है इनका, और इस तरह का खिलवाड़ करके, बचकाना हरकत करके बहुत बड़ी भूल इन्होंने किया है। इसका खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ेगा। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन एक बात प्रदीप जी, रत्नागर जी और पवन जी ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। धार्मिक स्थल का ना एक अपना अनुशासन होता है, धार्मिक स्थल का अपना अनुशासन होता है, और बेडरूम में पूजा स्थल नहीं हो सकता और पूजा स्थल में बेडरूम नहीं हो सकता, है ना? हम लोग बोलते हैं ना सर, मेरे भाव को समझिएगा जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं। हो सकता है कि मैं गलत हूं। नहीं बोलते वो सत्य है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस्लाम धर्म दोनों चीज एक साथ हो ही नहीं सकती। अनुशासन के नजरिए से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। क्यों मैं कह रहा हूं कि पर्यटन स्थल और धार्मिक नजरिए से अगर आप देखेंगे तो धार्मिक स्थल का एक अपना अनुशासन होता है। आप इस्लाम धर्म में देखिए, हज करने जाते हैं ना सब, उसमें कोई गरीब अमीर ये होता है, उसकी एक व्यवस्था है। आप सिख धर्म में चले जाइए, गोल्डन टेम्पल चले जाइए, उसका एक अपना अनुशासन है, बिल्कुल अपना अनुशासन है। उसी तरह हम लोगों के अपने में हम लोग कभी भी कोई भी चमड़ा ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं वही कह रहा हूं, प्रवेश करने देते हैं। गरीब अमीर राजा रंग कोई भी हो, अगर वो गुरुद्वारे में लंगर खा रहा है तो वो एक कतार में बैठ के खा रहा है, वहीं पर राजा खा रहा है, वहीं पर रंग खा रहा है, वहीं पर फकीर खा रहा है, वहीं पर अमीर खा रहा है। हर धार्मिक स्थल का अपना एक अनुशासन है। हम उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते इस बात को लेकर कि हम उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दे। कैसे हो सकता है वो? मंदिरों के बाहर भंडारे देखे हैं आपने? बिल्कुल, ये मैं तभी कह रहा हूं, कभी वहां फर्क नहीं किया जाता है। प्रदीप जी, नहीं हो सकता फर्क, और होना भी नहीं चाहिए। मंदिर के तो मंदिर अलग है, रेंज में किसी मंदिर कोई भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च इजाजत नहीं है, उसका एक अपना अनुशासन है। एक अलग भाव से हम जाते हैं वहां, और पर्यटन स्थल पे जाते हैं अलग भाव से। मैं ये कह रहा था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त, मेरी बात बुरी लगी हो तो अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन ये हकीकत है। मैंने बस, रत्नागर जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रदीप जी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और पवन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया इंडिया वॉइस को, और ओंकार नाथ जी आपका भी शुक्रिया। तो ये विवाद यहीं खत्म होना चाहिए, लेकिन इस विवाद के साथ एक सीख भी मिलती है कि भविष्य में ऐसी चूक, ऐसी गलतियां किसी भी राज्य सरकार से और किसी भी केंद्र सरकार से नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।